आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज TRS के सभी कायदीन बशमुल वज़रा, अराकीन असेंबली, अराकीन काउंसिल और दीगर कायदीन ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मरकजी हुकूमत के खिलाफ धरना व एहतजाज किया। उन्होंने पेट्रोल और डीजल और LPG के कुकिंग गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ ये धरना दिया गया। TRS के सीनियर कायदीन ने मरकजी हुकूमत की शदीद तनकीद की। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलतनी श्रीनिवास यादव की क़यादत में बेगमपेट चीफ राशनिंग ऑफिस के पास मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म करते हुए खवातीन की बड़ी तादाद, जिसकी क़यादत TRS रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने करते हुए न सिर्फ गैस सिलेंडर लेकर धरने में शिरकत की, बल्कि लकड़ी के चूल्हों पर पकवान करते हुए ये जाहिर किया कि गैस सिलेंडर खरीदना मुल्क और तेलंगाना की आवाम के बस की बात नहीं है। TRS कारकुनों और कायदीन ने अपने हाथों में बैनर थामे हुए देश को बचाओ, मोदी को हटाओ के नारे बुलंद किए। इस धरने में TRS रुकने असेंबली बालका सुमन, TRS कॉरपोरेटर्स और दीगर ने शिरकत की। इस धरने को मुखातिब करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करें, क्योंकि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल में 80 पैसे और डीजल में 88 पैसे और पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमत में 50 रुपए के इजाफे से मुल्क और तेलंगाना की आवाम पर माली बोझ आयद होने की वजह से आवाम मुश्किलात से दो चार है। वजीर दाखिला महमूद अली ने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां नौजवानों को सरकारी महकमे जात में मुलाजमतें फराहम की जा रही हैं। रियासती वजीर तलतनी श्रीनिवास यादव ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का देश को बचाओ का नारा उल्टा होकर देश को बेचो हो गया है। TRS अपने कानून साज काउंसिल कविता ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत गैस सिलेंडर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी आवाम के लिए बंद करते हुए अंबानी और विजय माल्या को फराहम कर रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गैस सिलेंडर्स की कीमत में 400 रुपये कम करने के इकदाम करें। हमारे भाइयों को देखिए कहना से इसलिए क्या कि हक के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज, हम हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारी गिरानी की आवाज उठा रहे हैं। तो गिरानी कम करो, ये हमारी डिमांड है। गिरानी कम करो, ये हमारी डिमांड है। हर चीज महंगी होती जा रही है। पेट्रोल का रेट कम करो, डीजल का रेट कम करो, गैस का रेट कम करो, यही हमारा हुकूमत से डिमांड है। इसलिए आज हमारा हक है। इस एहतजाज के लिए हम खड़े हैं और एहतजाज करते रहेंगे जब तक डीजल और पेट्रोल का गैस का रेट कम नहीं होगा। इस एहतजाज में जितने लोग आए हैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు వెంటనే తగ్గించాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। మరి నిరంతరంగా రాష్ట్రంలో మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద పోరాటాలు చేస్తామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మీ మెడలు వంచే వరకు, మీ గద్దె దించే వరకు మరి నిరంతరంగా TRS పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। పెంచినటువంటి తెలంగాణ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, జై తెలంగాణ। పెరిగినటువంటి ధరలు వెంటనే, పెరిగినటువంటి ధరలు వెంటనే, పెరిగినటువంటి ధరలు వెంటనే, जय तेलंगाना। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। केसीआर गारी नायकत्वम, केसीआर गारी नायकत्वम। ఒక 10 మంది ఆ సిఆర్ఓ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి। మన గౌరవ కార్పొరేటర్లు, మాజీ కార్పొరేటర్లు
ఒక 10 మంది ఆ సిఆర్ఓకు రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఈ మైక్ ఇచ్చే కొని డబ్బులు ఇవ్వండి అని చెప్పి మనం డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటే బీజేపీ నాయకులు అది రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, కేంద్రంలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, అనేకమైనటువంటి మాటలు చెప్పి ఆ ముచ్చట మాత్రం చెప్తలేరు. మనం ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం, ఇవాళ పంజాబ్లో వడ్లు వస్తున్నాయి, అక్కడెట్లా వడ్లు కొని డబ్బులు ఇస్తున్నారో తెలంగాణలో కూడా వడ్లు కొని డబ్బులు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాం. దానికి వాళ్ళు మాట్లాడతలేరు. దాంతో ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రతి ఊర్లో రైతులకు కూడా రోడ్డెక్కేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మరి నిన్న మీరు చూసినట్టయితే పార్లమెంట్లో గిరిజన మంత్రి మాట్లాడుతూ మాకు అసలు ఉత్తరమే రాలేదు, గిరిజనుల రిజర్వేషన్ పెంచడానికి మమ్మల్ని తెలంగాణ వాళ్ళు అడగనే లేదు అని చెప్పి అడ్డం దిడ్డం ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. దానికి అక్కడ మన ఎంపీలందరూ ప్రొటెస్ట్ చేసిండ్రు. ప్రతి ఊర్లో ప్రతి గిరిజన తండాల్లో ఇవాళ మన తెలంగాణ మొత్తం కూడా అడ్డుపడతా ఉన్నది. అంటే సాఫీగా తెలంగాణలో ప్రజా జీవితం సాగిపోతున్నటువంటి సందర్భంలో, మన రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు దూసుకుపోతున్నటువంటి సందర్భంలో ఇటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల వల్ల జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, జై తెలంగాణ। विंग्स इंडिया 2022 का आज से हैदराबाद एयरपोर्ट बेगमपेट पर आगाज हो गया। 27 मार्च तक जारी रहने वाले इस एयर शो का रस्मी तौर पर मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया और वजीर आला चंद्रशेखर राव इफ्तिताह अंजाम देंगे। शहरी हवाबाजी के उफक पर अपनी रानाइयां बिखेरने वाले इस शो के दौरान तैयारों की खरीदो फरोख्त के कई मामलों को खतियत दी जाएगी। विंग्स इंडिया 2022 में नुमाइश के लिए कई तैयारे रखे गए हैं। एयरबस 320 सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एयरबस अभिनव लाथर ने INN चैनल से बात करते हुए बताया कि एयरबस के जरिए तवील सफर के बावजूद थकावट का एहसास नहीं होता। एयरबस 350A जो दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार फ्लाइट कही जाती है, जो रोल्स रॉयस के एरोनॉटिकल हाई इंजन से बनाई गई है, जिसमें वक्त वाहिद में 300 से 410 तक मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं। जो लंबे सफ़र तवील जो 17 घंटे 18 घंटे का होता है उसके सफ़र करने वाले एयरबस 350 को प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न ये कंफर्टेबल सीट्स और इसकी सहूलतें। और एयरबस 350 की खुसूसियत है कि ये 25% कास्ट में जो कमी आती है ट्रैवलिंग के अंदर, और ये 800 रूट्स पर मुल्क दुनिया भर की 800 रूट्स पर काम चलती है, जिसकी जो है 34 वर्ल्ड वाइड ऑपरेटर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं इसको। ये दुनिया की बेहतरीन तरीन तैयारों में से फ्लाइट्स में से एक है 350A एयरबस, जो एडवांस कही जाती है। और इसका इंजन रोल्स रॉयस ने तैयार किया है। आप देख सकते हैं ये लेविश कितनी बेहतरीन सहूलत से आरास्ता फ्लाइट है। इस फ्लाइट में सफ़र करना आपको थका नहीं देता, बल्कि लॉन्ग सफ़र जो जापान से अमेरिका का सफ़र कर रहे हैं हो या हिंदुस्तान से अमेरिका का, इतने तवील तरीन सफ़र में आप बहुत ही सुकून के साथ इस तैयारे के ज़रिए सफ़र कर सकते हैं। और इस तैयारे को 2015 में तैयार किया गया है एयरबस 350A को, और कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे महफूज तरीन तैयारों में से एक है। देखिए, इसमें आप 400 से 450 तक लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि आज के समय में भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो ये उसके लिए सबसे सही जहाज़ रहेगा। आज के समय में अगर आप देखें तो
इंडिया से दूसरे देश का जो हम बिज़नेस कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। सिर्फ 14% है जो कि हम इंडिया से कर रहे हैं। बाकी जो 86% है वो सब बाहर की एयरलाइन, खाड़ी देशों की एयरलाइन वो सब कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की एयरलाइन के पास अमेरिका जाने के लिए सही जहाज़ नहीं है। A350 फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से और एनवायरनमेंट के हिसाब से, हर हिसाब से एकदम उपयुक्त जहाज़ है। और हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से भारत में एविएशन ग्रो कर रहा है और पॉपुलेशन भी है, हमारे पास यंग लोग भी हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब विदेश सफ़र कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो कमाई है विदेश जाने वाली वो हमारी एयरलाइंस की हो, ना कि मिडल ईस्ट एयरलाइंस की या यूरोपियन एयरलाइंस की। अभी ना जी ये बताइए, तकरीबन अमेरिका 15 से 20 घंटे का सफ़र करते हैं, तो जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा वो थकावट या फील करता है या कंफर्टेबल फील करता है? उसके लिए ही इस जहाज़ में आप देखेंगे कि सफिशेंट लेग स्पेस है लोगों के पास, और साथ ही साथ जो सीट मैन्युफैक्चरिंग है वो दुनिया के बेस्ट सप्लायर से बनी है। तो सीट्स कंफर्टेबल हैं, लॉन्ग ट्रैवल के लिए बनी हैं, और एयरलाइंस के लिए भी ये जहाज़ एकदम बेस्ट है क्योंकि इसका फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। फ्यूल एफिशिएंसी तो, लेकिन वो फ्यूल एफिशिएंसी का जो है इम्पैक्ट पैसेंजर पड़ के उनके किराए में कमी होगी क्या? बिल्कुल, जितना सस्ता एक एयरलाइन को पड़ेगा, मान लीजिए आज के दिन में उन्हें एक पैसेंजर को ले जाना अगर 60,000 का पड़ रहा है तो आखिर में पैसेंजर से 70,000 ले रहे हैं। लेकिन अगर एयरलाइन को ही वो चीज़ 40,000 की पड़ेगी तो आखिर में जो एयरलाइन में पैसेंजर जा रहा है उसको भी वो 35,000 की पड़ेगी। तो आखिरी में इसका फ़ायदा जो पैसेंजर है उसको ही मिलेगा। अभी ये फ्लाइट कब की तैयार की हुई है? ये फ़्लाइट अभी हम इससे पहले ढाकी, इसमें आप 400 तेलंगाना के सिकंदराबाद इलाके में एक स्क्रैप के गोदाम में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए खतरनाक आग लगने के वाक़े में हलाक बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 11 मजदूरों की लाशें आज हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से पटना भेज दी गईं। उन तमाम का ताल्लुक़ बिहार के ज़िले छपरा और काठियार से है। हुकाम की जानिब से उन लाशों की पोस्टमार्टम की बाद खुसूसी तैयारी के ज़रिए बिहार को मुंतकली को यकीनी बनाया गया। फ्लाइट नंबर 6E6719 के जरिए सुबह 6 बजे 6 लाशें भेजी गई। उनमें 8 अंकुच बट्टी, चिंता, सिकंदर राम, दामोदर और दीपक राम की लाशें शामिल थी, जबकि एक और फ्लाइट E425 कल शब रवाना हुई। इसमें सत्येंद्र राम, दिनेश, राजेश, KR और छतरी राम की लाशें शामिल हैं। हैदराबाद के सिकंदराबाद भोईगोड़ा आतिशबाजी वाक़े में जिंदा बच जाने वाले नौजवान ने बताया कि उस रात क्या हुआ था। वाज़ेह है कि प्रेम नामी नौजवान स्क्रैप गोदाम में आग लगने के हादसे में महफूज रह गया। उसने बताया कि स्क्रैप गोदाम के मालिक की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया। उसके मुताबिक हादसे की रात उसके साथ दीगर वर्कर्स 2 कमरों में 11 वर्कर्स ये महवे खां थे। छोटे कमरे में इसके साथ 2 साथी इसके साथ 2 और साथी थे, जबकि दीगर 9 वर्कर्स दूसरे कमरे में सो रहे थे। रात 3 बजे अचानक गोदाम में आग लग गई, जिसके साथ ही तमाम वर्कर्स ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आग इस कदर ज़्यादा थी कि वो बाहर निकलने में नाकाम रहे। प्रेम ने बताया कि उसने किसी तरह बड़ी मुश्किल से खिड़की से बाहर निकलकर छलांग लगा दी और जान बचाने में कामयाब रहा, जबकि उसके साथी जिंदा जल गए। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जुमेरात को तालीमी इदारों में हमाजहत इख्तियारात को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। उन्होंने तलबा से अपील की कि वो इब्तिदा से ही तहकीक में हिस्सा लें और बनिए नौ इंसान की तरक्की में अपना किरदार निभाएं। गवर्नर ने IIT हैदराबाद की तलबा के जरिए तैयार करदा जीवन लाइट स्मार्ट मेडिकल ICU वेंटिलेटर के आगाज़ के मौके पर यह बात कही। उन्होंने IIT हैदराबाद और उसके तलबा की जिद्दत तराजी और नई देसी टेक्नोलॉजीज़ की एक सीरीज़ के साथ आने की कोशिशों की तारीफ की, जो मुल्क को कोविड-19 वबाई इमराज के खिलाफ लड़ाई में मदद फराहम करती है। दूसरी लहर के दिनों को याद करते हुए जब तिब्बी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मांग थी, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने बताया कि उन्हें लोगों के मुख्तलिफ तबकों की तरफ से ऑक्सीजन की फराहमी के साथ एक बिस्तर की दरख्वास्त की जाती थी। उन्होंने मजीद कहा कि स्मार्ट मेडिकल ICU वेंटिलेटर जैसी इख्तरा मुझे बतौर डॉक्टर और गवर्नर के तौर पर बहुत खुश करती हैं, क्योंकि ये ऐसी इख्तरात हैं जो हमें बहुत सी कीमती जानों को बचाने में मदद करती है। गवर्नर ने कहा कि खुद इन्हिसारी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जोर
और इक़दामात और रियासती हुकूमतों की कोशिशों के साथ हिंदुस्तान ने बहुत सी तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले इस वबाई मर्ज से बहुत बेहतर तरीके से निपटा है। मैं अपने मुल्क के साइंसदानों और इख्तराकारों को सलाम पेश करती हूँ कि वो इस मौके पर उठकर वबाई मर्ज का मुकाबला करने के लिए देसी वैक्सीन, अद्वियात, तिब्बी टेक्नोलॉजी और आलात तैयार कर रहे हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव जुमेरात की सुबह रियासत महाराष्ट्र के मज़ू कोल्हापुर के लिए रवाना हुए, जहां वो 18 शक्ति पीठों के 7वें पीठ श्री अंबाबाई महालक्ष्मी की पूजा अंजाम दे रहे हैं। कबलजी वज़ीर आला KCR हैदराबाद से अपने अहले खाना के हमरा एक खुसूसी परवाज के जरिए कोल्हापुर पहुंचे और फिर दोपहर के वक्त उन्होंने कोल्हापुर के श्री अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर पर हाजिरी दी, जहां मंदिर के पुजारियों ने मंदिर की रिवायत के मुताबिक उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला और उनके अरकान खानदान ने अलग अलग पूजा की सेरेमनीज में शिरकत की। वज़ीर आला के हमरा रुकन पार्लियामेंट जे संतोष कुमार, नमस्ते तेलंगाना के MD D दामोदर, TRS जनरल सेक्रेटरी R श्रावण कुमार और दीगर भी मौजूद थे। तलापिया मछली दरामद करने वाली सरकर्दा कंपनी फिशन ने दुनिया के सबसे बड़े फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट के तेलंगाना में क़याम पर रजामंदी का इजहार किया है। इस तरह कंपनी मिड मैनियर रिजर्वायर राजन्ना सिलसिला जिले के करीब अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए इस तेलुगु रियासत में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। ये ऐलान कंपनी के सदरनशीन व CEO मनीष कुमार ने अमेरिका के सैन जोन्स में तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव से मुलाकात के बाद किया। KTR तेलंगाना में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उनके साथ एक आला सतही रियासती वफद भी है। इस दौरे के दौरान वो वहां की सरकर्दा कंपनियों के जिम्मेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी मुलाकात के सिलसिले में ये फिशन कंपनी के ओहदेदारों से मुलाकात की गई थी। फिशन कंपनी दुनिया भर में
तलापिया मछली को दरामद करने के लिए काफी मशहूर है और ये अमेरिका में फ्रोजन फूड को दरामद करने वाली बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए के सरफे से मुकम्मल इंटीग्रेटेड फ्रेश वाटर फिश कल्चर इकोसिस्टम बशमूल हैचरीज, फूड मैन्युफैक्चरिंग, कैच कल्चर, प्रोसेसिंग और बरामदात का काम करेगी। केटीआर ने सरमायाकारी के मरकज के तौर पर तेलंगाना के इंतखाब पर कंपनी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि रियासती हुकूमत कंपनी से तमाम तर ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि ज़राअत और आबपाशी के शोबेजात में तेलंगाना की सरमायाकारी के समर आवर नताइज सामने आ रहे हैं। रियासत में दूसरा सब्ज इनकलाब आया है। वज़ीर मौसूफ ने कंपनी से ख्वाहिश की कि वो मुलाजमतों के सिलसिले में मकामी माहीगिरों और मिड मैरियर प्रोजेक्ट की वजह से बेदखल हुए अफराद को तरजीह दें। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि इज्तिमाई कोशिशों से ही जामे तरक्की मुमकिन है। उन्होंने जिले सिद्दीपेट में कई तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम के इश्तराक के जरिए ही देहातों को इज्जत बख्शी जा सकती है। उन्होंने नारायणपेट मंडल में वाक़े इब्राहिमपुर का भी दौरा किया। उस इलाके की जिम्मेदारी वज़ीर मौसूफ ने ली है। उन्होंने इस गांव में गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात का मायना किया। उन्होंने 37 इस्तिफादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम मकानात हवाले किए। उन्होंने इस मौके पर ज़राई ओहदेदारों से भी बातचीत करते हुए बेहतर फसल के लिए मुनासिब इक़दाम करने का मशवरा दिया। उन्होंने ड्रोन के जरिए फसलों पर जरासीम कुश दवाओं के छिड़काव के फ़ायदों से भी वाकिफ करवाया। ఇవాళ ఈ సమావేశం ఉద్దేశం ఏంటంటే కేంద్రంలో ఉండేటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని మనం ఎండగట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. వివరంగా ప్రతి రైతుకు కూడా చెప్పవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. రైతులకు ఏముంటదంటే జనరల్ గా ఇంతవరకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే తీసుకుంటుంది కదా అనేటువంటి అవగాహన ఉంటుంది. వాస్తవానికి మన దేశంలో 3 రకాల వ్యవస్థ, 3 అంచెల వ్యవస్థ: స్థానిక సంస్థలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వం. స్థానిక సంస్థలు ఏం చేయాలి? దాని బాధ్యతలు దానికి ఉన్నాయి. మంచి రోడ్లు బాగుండాలి, కరెంటు మంచిగా ఇవ్వాలి, నీళ్లు మంచిగా ఇవ్వాలి. వాళ్ళకు ఉండే బాధ్యతలు స్థానిక సంస్థలు శానిటేషన్ బాగా చూసుకోవాలి. స్థానిక సంస్థలకు బాధ్యతలు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లా అండ్ ఆర్డర్ చూస్తుంది, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ చూస్తుంది, సంక్షేమం, వైద్య ఆరోగ్యం చూస్తుంది. ఇట్లా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా కొన్ని బాధ్యతలు పెట్టింది. ఇది మన రాజ్యాంగాన్ని రచించిన రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మిత్రులందరూ కలిసి ఎవరి విధులు వాళ్ళకి పెట్టింది. దాంట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయానికి సంబంధించి సాగునీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి, కరెంటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఇవ్వాలి. ఇట్లా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్కెట్ అన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడపాలి. మనకు కొన్ని బాధ్యతలు ఇచ్చింది. కేంద్రానికి కూడా ఒక బాధ్యత పెట్టింది. ఏమని? FCI ద్వారా ఫుడ్ సేఫ్టీ तेलंगाना पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से 4 जून तक ऑनलाइन दरखास्तें कबूल की जाएंगी। 1000 रुपये देरेना के साथ 5 जून तक फीस दाखिल की जा सकती है। 30 जून को पॉलिसी मुनक्किद होगा और इम्तिहान के 12 दिन बाद नताइज जारी कर दिए जाएंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 नए जजेस ने आज हलफ लिया। गुज़िश्ता रोज मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए 10 नए जजेस को मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। 5 वकला और 5 जुडिशल ऑफिसर्स को जज बनाया गया है। 5 एडवोकेट जिनको जजेस के तौर पर तरक्की दी गई है उनमें के सुरेंद्र, S नंदा, M सुधीर कुमार, J श्रीदेवी और N श्रावण कुमार वेंकट शामिल हैं। जुडिशल ऑफिसर जिनको जज बनाया गया उनमें G अनुपमा चक्रवर्ती, M गिरिराज प्रिया, दर्शनी सांबा शिवराव नायडू, A संतोष और डॉक्टर D नागार्जुन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 फरवरी को नामों की सिफारिश की थी। हाई कोर्ट में 42 जजों के मिनजुमला मौजूदा तौर पर 19 जजेस हैं। इन नए जजों की तकर्री के बाद रियासती हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़कर 29 हो गई है। की तकरीब हाई कोर्ट के पहले कोर्ट हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इन नए जजेस को हलफ दिलाया। इस सादा लेकिन पुरअसर तकरीब में वकला, जुडिशल ऑफिसर्स और दीगर ने शिरकत की। बाद तरक्की पाने वाले जजेस को तमाम ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पहली मरतबा तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस मुकर्रर किए गए हैं। A judge of the High Court for the state of Telangana, having been appointed a judge of the High Court for the state of Telangana, do swear in the name of God
that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से बरकी शरहों में इजाफे के फैसले की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत बरकी शरहों में इजाफा करते हुए गरीब फर्ज से लेकर मुतवस्सित तबके पर माली बोझ आयद कर रही है। उन्होंने बताया कि इसी तरह मरकज की मोदी हुकूमत मुसलसिल गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए मुल्क की आवाम पर माली बोझ आयद कर रही है। रेवंत रेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को चोरों की हुकूमत करार दिया जो आवाम की जेब पर माली बोझ आयद कर रही है। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पदयात्रा आज 35वें दिन में शामिल हो गई। उन्होंने आज भुवनगिर जिले के यादगिरी की आलेरू की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो उनके मसाइल की यकसोई तक जद्दोजहद करेंगे और तेलंगाना में दोबारा राजन्ना का दौर वापस आएगा। वाज़ेह रहे कि वाईएस शर्मिला ने अब तक 400 किलोमीटर तक का फासला तय करते हुए अपनी पदयात्रा के दौरान अवामुन्नास से मुलाकात की है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने आज वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और चेयरमैन मुकर्रर करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज उन्हें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया था। इम्तियाज इसाक का ताल्लुक महबूब नगर से है और वो टीआरएस पार्टी के सीनियर कायद हैं। इम्तियाज इसाक ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ 1991 में कांग्रेस तुलबा तंजीम NSUI के टाउन सदर के हैसियत से किया था। फिर सन 2000 में ज़िला यूथ कांग्रेस की सदर से खिदमत अंजाम दी। उसके बाद 2008 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बादअज़ा उन्होंने KCR की क़यादत से मुतासिर होकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। ताहम टीआरएस पार्टी ने इम्तियाज इसाक की काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए 2014 से आज तक जितने भी इलेक्शन हुए म्यूनसिपल से लेकर लोकसभा के इंतखाबात के इंचार्ज के तौर पर उन्हें मुकर्रर करके उन्हें भारी जिम्मेदारियां दी और वो इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ताहम मिलाकर टीआरएस पार्टी ने उन्हें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुंतखब किया। इम्तियाज इसाक ने आज वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ मिलकर वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। साउथ के सुपरस्टार रामचरण तेजा, जूनियर NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट स्टारर मोस्ट वांटेड RRR 25 मार्च को सिनेमा हॉल्स में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। मेकर्स और स्टार्स इन दोनों फिल्मों के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। 550 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी RRR को देखने के लिए फैंस के क्रेज का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग इसे मिल सकती है। प्री रिलीज कमाई में भी RRR ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, सैटेलाइट, म्यूजिक जैसे राइट्स बेचकर फिल्म ने रिलीज से पहले ही करीब 800 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। माना जा रहा है कि इसका लाइफ टाइम बिजनेस 1000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। वहीं फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद फैंस में जिस तरह की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी उसे देखकर ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि RRR 1000 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस से बिजनेस करेगी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।